तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल हॉरर सुपरनैचुरल मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है वनम। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मूवी भी जाकर देखना, मूवी काफी अच्छी है। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि स्वीट होम सीरीज का पार्ट 2 तो आया ही नहीं बल्कि पार्ट 1 भी रिमूव हो गया, तो नेटफ्लिक्स ने उसको कॉपीराइट ग्राउंड्स पर बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशंस थी उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। आई डोंट नो कि ये सीजन इतना अच्छा नहीं है या फिर इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं हुई, तो जिसके चलते उन्होंने इसको ब्लॉक करवा दिया। माइट भी उनके व्यूज डाउन हो रहे होंगे, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बाद में अपलोड कर दूंगा, वो भी एक ही साथ में। अब पता नहीं ब्लॉक करना नहीं चाहिए था। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोरिया वाले ब्लॉक करवा देते हैं। इनफैक्ट मैंने इन लोगों के लिए एक मूवी का प्रमोशन किया था, मतलब समझ रहे हो, प्रमोशन किया था। उसके बावजूद भी जब अपना काम निकल गया तो उस वीडियो तक को ब्लॉक करवा दिया, जबकि उसकी परमिशन मेरे पास थी। तो आप सोच सकते हो कि इनकी थिंकिंग किस लेवल की है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है 1946 की बैक स्टोरी को दिखाते हुए, जहां पर हम सदर्न वैलीज की फेमस जगह सिरुमलाई साम्राज्य को देख पाते हैं, जहां का एक जमींदार वनिधरायन आर्ट का एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक था और उसे एक पेंटर से एक जापानीज तांत्रिक द्वारा बनाए हुए एक जादुई माया मिरर के बारे में पता चलता है। और उस वक्त वो मिरर बर्मा में होता है और जब अंग्रेजों को उस मिरर के बारे में पता चला तो उन्होंने बर्मा पर आक्रमण कर दिया और उस मिरर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बर्मा में रहने वाले तमिल लोगों को उनके ही गाँव से और उनकी जमीनों से निकाल दिया गया था। और ये खबर सुनते ही वनिधरायन वहां पर उस शीशे को लेने के लिए निकल गया। अब उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बोली लगी, लेकिन वो मिरर वनिधरायन को मिल चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उस मिरर के अंदर ऐसी क्या खास बात थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कुछ तो जरूर खास था। एनीवेज अब मूवी आ जाती है 2018 में, जहां पर हम कुछ पेंटर्स को देख पाते हैं जो कि हॉस्टल के रूम्स को पेंट कर रहे थे। उनमें से एक कहता है कि वो वहीं पर रहकर काम करेगा और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं कि वो पेंटर अपने साथियों के जाने के बाद शराब पीने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहां बुलाता है और कहता है कि अगर वो वहां पर नहीं आई तो वो उसके MMS को लीक कर देगा। और ये कहकर वो उस रूम में चला जाता है जिसका नंबर होता है 1013 और अंदर जाते ही उसे कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां आती है और वो उस पेंटर को फांसी पर लटका देखती है, लेकिन वो पेंटर जिंदा था और थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा था, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज को, जहां पर टीचर्स, प्रिंसिपल और मदन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि वॉल पर पेंटिंग करता था और ये सब उसका फ्रेंड लाइव लोगों को दिखा रहा था। खैर ये सब चीजें वहां पर जास्मीन अपने ऑफिस में देख रही होती है और उसके पास उसका फ्रेंड आता है और वो बताता है कि जास्मीन का नाम एम्स्टर्डम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चुना गया है और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। खैर इसके बाद हम फिर से मदन को देखते हैं, जिसे उनके हॉस्टल का वार्डन बुलाता है और मदन उसके पास चला जाता है। वार्डन ने मदन को इसलिए बुलाया था क्योंकि मदन ने प्रिंसिपल को बताया था कि वार्डन काम पर शराब पीता है, तो गुस्से में आकर मदन को वो रूम खाली करके एक दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए कह देता है और वो मदन को एक रूम की चाबी देता है। खैर अब मदन और उसका दोस्त कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन शॉकिंगली ये रूम कुछ और नहीं बल्कि रूम नंबर 1013 होता है। जी हाँ, जहाँ पर शुरुआत में एक आदमी मारा गया था। खैर ये रूम बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था और मदन यहाँ विंडो के बाहर एक पेड़ के नीचे एक स्टैचू को देखता है। खैर इसके बाद वो पहले रूम की सफाई करते हैं और यहीं पर मदन को नीचे एक शर्ट का बटन भी मिलता है और वो उसको उठा लेता है, लेकिन तभी उसका हाथ विंडो में आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर से विंडो को उसके हाथ पर जानबूझ के मारा हो। खैर अब रात को मदन जाकर अपने घर पर फोन करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसके डैड का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसकी माँ उसको चिंता नहीं करने के लिए कहती है। खैर अब रूम के अंदर मदन का फ्रेंड राकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रोमांटिक वीडियो कॉल कर रहा होता है और बाहर मदन एक दूसरे रूम में जाता है और विंडो के पास जाकर वो खड़ा हो जाता है और उसके बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिससे कि वो डर जाता है। ये बूढ़ा व्यक्ति वाकई में काफी ज्यादा भयानक था। खैर इसके बाद अगले दिन जैस्मिन उस कॉलेज में आती है और प्रिंसिपल से ये कहती है कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है आर्ट कॉलेजेस के ऊपर। तो प्रिंसिपल उसे कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री शूट करने की परमिशन दे देते हैं। उसे वहां पर 5 से 7 दिन लगने वाले थे। खैर जैस्मिन मदन से भी मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसे मदन का काम बहुत पसंद आया था। अब देखो हमारे प्रिंसिपल साहब भी एंटीक्स कलेक्ट करने के शौकीन थे और इन्हें मॉडर्न चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि उनको काफी पसंद है, जो कि है बॉबल कीबोर्ड। जी हाँ, जिसको उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड किया।
आप भी जाकर डाउनलोड कर लो और ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो बॉबल कीबोर्ड हमारे नॉर्मल कीबोर्ड से काफी बढ़िया और मॉडर्न एंटीक है, लेकिन वो कैसे? तो इसके अंदर आपको 3D एनिमेटेड इमोजीज मिलते हैं और आपका बोरिंग इमोजीज भेजकर मन भर गया होगा, लेकिन यहाँ देखो कितने बढ़िया बढ़िया 3D एनिमेटेड इमोजीज अवेलेबल हैं। अब देखो जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह जाता है, लेकिन इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ही कलरफुल टेक्स्ट स्टिकर्स के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि काफी कूल लगता है। साथ ही साथ बॉबल कीबोर्ड के अंदर आपको मिलते हैं इनबिल्ट मीम्स और GIF, यानी कि कहीं और से डाउनलोड करने की टेंशन ही खत्म है। और सबसे बढ़िया है यहाँ पर बॉबल हेड, जहाँ पर आप अपने ही फेस को एज अ स्टिकर बनाकर सेंड कर सकते हो और सभी देखकर ये कहेंगे कि ये कैसे कर दिया, जो कि काफी बढ़िया लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स, जोक्स, शायरी और थीम्स के ऑप्शंस भी हैं, तो काफी बढ़िया बात है। इसके साथ साथ आपको और भी सारी चीजें मिलेंगी जिनको एक्सप्लोर करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए बॉबल कीबोर्ड को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। खैर इसके बाद वो उसके पास जाती है और वो मदन से सब कुछ पूछती है और वो भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसे बचपन से ही इन सब चीजों का शौक था। और तभी जैस्मिन ये रिवील करती है कि वो उसकी ही बचपन की दोस्त और लवर जैस्मिन है। खैर दो बचपन के लवर्स फिर से वापस मिल गए थे और दोनों काफी खुश भी थे। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जैस्मिन प्रिंसिपल से कॉलेज के बारे में पूछती है और उसके बाद प्रिंसिपल के थॉट्स जानती है कि रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म होता है। तो प्रिंसिपल बताता है कि हाँ, पुनर्जन्म जरूर होता है और कई लोगों को तो अपने पिछले जन्म की बातें याद भी रहती हैं और पुनर्जन्म में इंसान कुछ भी बन सकता है, एक लड़का, एक लड़की, कोई जानवर। और अगर वो इंसान के रूप में होता है तो उनका फेस डिफरेंट होता है, लेकिन उसे चीजें याद रह सकती हैं। खैर इसके बाद सीन राकेश पर शिफ्ट होता है, जो कि हॉस्टल से दूर जाता है सिगरेट पीने के लिए, लेकिन तभी वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही तेज चिड़ियों की आवाज आई थी और उसके कानों में बहुत ही ज्यादा वो आवाज चुभ रही थी। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम जैस्मिन को देख पाते हैं, जो कि उसी स्टैचू के सामने खड़ी होती है जिसको मदन ने शुरुआत में देखा था और वो वहां पर मदन को भी बुलाती है और ये रात का समय था। अब वो मदन को बताती है कि उसने पहले ये स्टैचू कहीं ना कहीं जरूर देखा है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा। खैर वहाँ हॉस्टल में अब वार्डन राउंड पर होता है तो मदन का एक दोस्त उसे कॉल करके वापस बुला लेता है और मदन हॉस्टल की तरफ जाने लगता है, लेकिन वार्डन उसको कहता है कि वो पहले प्रिंसिपल के पास जाए और फिर वो रूम में जा सकता है। तो इस वजह से मदन को बाहर ही रुकना पड़ता है। अब वहाँ जैस्मिन को पेड़ पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है तो वो मदन को उसके बारे में बताती है और मदन वहाँ जाने लगता है। खैर तभी वो राकेश को देखता है जिसने खुद को फांसी लगा ली थी और मदन उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर पड़ता है और जब तक वो उसके पास पहुंचता तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब मदन दूसरी तरफ देख रहा होता है तो हम राकेश की आंखों को मूव होता हुआ देख पाते हैं। खैर इसके अगले दिन पुलिस सबसे पूछताछ करती है। खैर अब राकेश की मौत को यहाँ पर खुदकुशी बताया जा रहा था और इसके बाद जैस्मिन मदन के पास आती है और उसे ये पूछती है कि आखिर राकेश ने ऐसा क्यों किया होगा। तो मदन कहता है कि उसे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब जैस्मिन मदन को उस न्यूज़पेपर को दिखाती है जिसके अंदर उस पेंटर ने खुदकुशी करी थी, यानी कि इसी रूम के अंदर 1013 में, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा भी था। खैर मदन कहता है कि उस रूम में कुछ तो दिक्कत है, यानी कि जिस रूम में वो और राकेश थे उसे स्टार्टिंग से ही वहां पर कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी और अपने फ्लैशबैक के बारे में सब कुछ उसे बताता है। खैर इसके बाद में मदन वार्डन के पास जाता है और वो उससे रूम चेंज करने के लिए कहता है। उसका कहना था कि वो वहां पर सेफ फील नहीं करता, लेकिन गुस्से में आकर वो मदन को ही थप्पड़ मार देता है। अब मदन उस रूम के बाहर डू नॉट एंटर का एक नोट लगा देता है ताकि किसी और की जान ना जाए। एनीवेज अब मदन जैस्मिन के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है जहां पर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। वो वहां जाकर न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ काम का ढूंढने लगते हैं। अब उन्हें वहां पर एक न्यूज़पेपर के अंदर ये पता चलता है कि उस पेंटर की खुदकुशी करने के बाद उस केस को क्लोज कर दिया गया था और फिर कोई भी न्यूज नहीं आई। तो वो दोनों पहले की न्यूज़पेपर ढूंढने लगते हैं। अब मदन एक शेल्फ पर चेक कर रहा होता है तो ऊपर से एक किताब नीचे गिरती है तो उसके अंदर एक तितली की पिक्चर वो नोटिस करता है और ऐसी ही सेम तितली उसको दिखाई दी थी जब राकेश ने खुदकुशी करी थी। अब वो दोनों ही उस किताब को देखते हैं जिसके अंदर उसी स्टैचू की पिक्चर थी जो कि मदन के रूम के पीछे थी, जिसको जैस्मिन ने भी देखा था। अब वो दोनों ही उस किताब को बाहर लाकर पढ़ने लगते हैं और वो उर्चिवन नाम के एक राइटर और पेंटर ने लिखी थी और उसने उसके अंदर वनिधारायण की बायोग्राफी लिखी थी। तो वो किताब में ये बताता है कि वो एक राइटर और पेंटर था और 1952 और इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लॉ लागू किए थे जिसमें सभी जमींदारों से लोगों के ऊपर राज करने का हक छुड़वा दिया गया था, जिसके अंदर सभी जमींदारों से लोगों के ऊपर राज करने का हक जो था वो छुड़वा दिया गया था। और ऐसा ही एक जमींदार था वनिधारायण, जो कि आर्ट और एंटीक्स का एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक था, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी जो दादागिरी थी वो नहीं छोड़ी थी और वो औरतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करता।
और वो औरतों की बेशकीमती चीज यानी कि ज्वेलरीज वगैरह छीन लिया करता था जो बहुत गरीब हुआ करती उनके साथ भी। और ऐसा ही एक सीन हम देख पाते हैं जहां पर वो एक औरत के साथ बहुत ही बदसलूकी करता है, उसकी नाक से उसकी नोज पिन को भी निकाल लेता है और उसको एक तरह से कलेक्ट किया करता था और उनको छूकर उसे काफी अच्छा महसूस होता। असल में पहले उर्चिवन को ये लगा करता था कि वनिथ हरायन एक काफी अच्छा आदमी है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके साथ रहने लगा, उसकी बायोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीजें देखने लगा, तो उसको पता चला कि उसका एक बहुत ही दरिंदों वाला रूप भी है। खैर गांव के लोगों से और औरतों से उसको ये पता चलता है कि वनिथ हरायन औरतों के साथ इसलिए ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि वो एक नामर्द है और उसे औरतों के साथ ऐसा सुलूक करके काफी मजा आता है। अब इसके बाद में उर्चिवन वनिथ हरायन की आर्ट कलेक्शन देखने जाता है और वहां पर उसे वनिथ हरायन का एक आदमी रोक लेता है, लेकिन उर्चिवन ये कहता है कि वनिथ हरायन ने उसको सारी सुविधाएं और अधिकार दिए हैं, वो कहीं भी जा सकता है। अब वो आदमी उसको अंदर जाने देता है, लेकिन जाने से पहले उर्चिवन उससे ये पूछता है कि वहां पर अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते वनिथ हरायन किसी को अंदर नहीं जाने देता। तो वो आदमी ये बताता है कि अंदर एक माया आईना है जो कि बर्मा से आया था। उसका ये कहना था कि उसको देखते ही लोगों को अपना पिछला जन्म दिखाई देता है कि वो क्या थे। अब इसके बाद में उर्चिवन डर जाता है और वो सभी चीजें देखने लगता है। फाइनली वो उस माया आईने के सामने आता है जिसको एक सफेद चादर से ढका गया था। तो उर्चिवन यहाँ पर क्यूरियोसिटी के चलते कपड़ा हटा देता है और बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता है क्योंकि आईने के अंदर उसे अपने पिछले जन्म की सूरत दिख रही थी और वो एक कोढ़ी आदमी था, यानी कि उसके शरीर पे फफूले पड़े हुए थे। इसको देखकर वो काफी डर गया था। खैर इसके बाद में हम देखते हैं कि वनिथ हरायन एक पंडित जी से अपनी कुंडली चेक करवाता है और यहाँ पर उसका खौफ इतना था कि पंडित जी उसको कुछ बताने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी वनिथ हरायन को वो हिम्मत करके ये बताते हैं कि औरतों के श्राप की वजह से उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और उसका गोद लिया बेटा भी मारा गया था। वनिथ हरायन कहता है कि ये बात उसे पहले से पता है और वो सपने में सब कुछ देख चुका है। वो ये भी समझ गया था कि उसके मरने के बाद में ये सारी की सारी जमीन गवर्नमेंट की हो जाएगी, लेकिन वो ये बोलता है कि ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसका नाम आने वाली सदियों तक चलना चाहिए और इसका क्या उपाय हो सकता है। तो पंडित जी ये कहते हैं कि अगर वो ऐसा ही करना चाहता है तो 50 किलोमीटर दूरी पर एक जंगल है जहाँ पर वंदीपराई गाँव के लोग रहते हैं और उस गाँव के अंदर एक मल्ली नाम की पवित्र लड़की रहती है और वो कनई देवी की पूजा करती है। और अगर वनिथ हरायन उस गांव पर एक आर्ट कॉलेज बनवा दे तो उसका नाम सभी लोग आने वाले जन्मों तक याद रखेंगे। खैर अब रात को वनिथ हरायन इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है और वहां पर उसी गांव का एक आदमी आता है, लेकिन वो नीची जाति का था। वो वनिथ हरायन को बताता है कि गांव के अंदर बाहर के लोग नहीं आ सकते, इनफैक्ट वो भी नहीं जा सकता और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर मल्ली रहती है और मल्ली इतनी पवित्र है कि अगर वो कहे कि बारिश होगी तो बारिश हो जाती है, वो कहे कि बारिश रुक जाए तो बारिश रुक जाती है। उसका नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है और जब उसके पति ने उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था तो मल्ली ने अपने पति को भी गांव से बाहर निकलवा दिया। अब तभी वो आदमी एक शॉकिंग बात बताता है कि वनिथ हरायन का गोद लिया बेटा दुर्घटना में नहीं मारा गया था, बल्कि उस रात वो उसी जंगल में शिकार कर रहा था और उसने एक गर्भवती हिरन को खत्म कर दिया, लेकिन उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और मल्ली ने ये सब देख लिया और उसने जमींदार के बेटे को पकड़ के पेड़ के साथ उसे बांध दिया था और उसे शेर के खाने के लिए छोड़ दिया। और ये बात सुनकर वनिथ हरायन गुस्से से भर जाता है। खैर इसके बाद हम जंगल के अंदर उसी गांव के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक तितली आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ये मल्ली का ही भाई था। वो भी नेचर से इसी तरह जुड़ा हुआ था और उसको सारे के सारे खतरों के बारे में पहले से ही पता चल जाया करता था। और ये जो तितली का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये खतरे की घंटी होती है। खैर वो बाकी सबको इसके बारे में जाकर बताता है कि खतरा आ रहा है क्योंकि उसने एक तितली देखी है और तितली खतरे का संकेत है। खैर तभी लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो जाता है तो मदन और जैस्मीन को वहां से जाना पड़ता है। अब जब मदन अपने कॉलेज में जाता है तो हम ये देख पाते हैं कि जो स्टैचू कॉलेज के बाहर था वो वनिथ हरायन का ही था और तभी मदन को एक तितली दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए एक कुएं के पास पहुंचता है, यानी कि वहां पर भी कुछ न कुछ दुर्घटना हुई होगी। और जब वो कुएं के अंदर झांकता है तो उसका एक और दोस्त वहां पर होता है जो कि खत्म हो चुका था और ये लड़का फ्रांस से आया था। खैर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस प्रिंसिपल से मिलने आती है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि वो लड़का ड्रग्स के नशे में था और शायद वो फिसल कर वहां पर गिर गया होगा। प्रिंसिपल भी कहता है कि ये लोग नशे वाले मशरूम्स वगैरह खाया करते थे, वो भी कैंटीन बॉय की हेल्प से, जिसने उसको पहले ही काम से निकाल दिया था। इनफैक्ट उस लड़के के रूम के अंदर से भी ड्रग्स मिले थे। खैर प्रिंसिपल यहाँ पर ये कहता है कि वो इस बात को मीडिया के अंदर ना जाने दे।
क्योंकि इससे उनके कॉलेज की बदनामी हो सकती है। खैर दूसरी तरफ मदन के पास उसका दोस्त आता है और वो उससे ये कहता है कि शायद उस लड़के ने खुदकुशी करी है, क्योंकि कल वो उसके पास गया था और वो लड़का कहीं पर खोया हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लेकिन तभी उसे कुछ काम आ गया था जिसके चलते वो वापस आ गया और उसके बाद ये सुनने के लिए मिला कि वो खत्म हो चुका है। खैर ये सब सुनने के बाद मदन प्रिंसिपल के पास जाता है और ये कहता है कि उस रूम में पहले भी एक आदमी ने खुदकुशी करी थी। तो प्रिंसिपल कहता है कि वो वार्डन को रूम चेंज करने के लिए कह देगा, जिसके बाद मदन रूम चेंज कर लेता है और 1013 रूम के अंदर ताला लगा दिया जाता है। अब मदन के दिमाग में अभी भी उर्चिवन की कहानी ही चल रही होती है, तो वो जैस्मिन को कॉल करता है और वो अगले दिन फिर से लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जिस आदमी ने मल्ली को खतरे के बारे में बताया था, तितली के बारे में बताया था, वो उसका भाई करमवाली था। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी थी। और वो नेचर से सीधी बात करता था और उसे हर खतरे का पहले ही पता चल जाया करता। वो फ्यूचर भी देख सकता था और उस पर सिर्फ मल्ली विश्वास करती थी और वो सिर्फ उसकी बात सुनता था। खैर इसके बाद हम वनिथरायन को देखते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने मल्ली के बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसका नाम मारी होता है। और वो मल्ली के ही गांव का था, लेकिन फिर भी वो वनिथरायन का साथ देना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, पैसों के लिए, शोहरत के लिए। खैर अब वनिथरायन को एक हिरन दिखाई देता है और वो उस पर शूट भी करता है, लेकिन मल्ली की वजह से वो वहां से भाग जाता है। अब वनिथरायन जैसे ही मल्ली को देखता है तो वो उसी पल से मल्ली का शिकार करने की ठान लेता है। वो उसको हिरन समझ रहा था और जैसे कि मैंने बताया कि उसको औरतों का शिकार करने में मजा आया करता था। खैर इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वहां मल्ली एक बच्ची को लेप लगा रही होती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर तभी वहां पुलिस आती है, जो कि वनिथरायन नहीं भेजी थी। वो मल्ली और बाकी सबको गांव और जंगल खाली करने के लिए कहता है, लेकिन सभी इसके लिए मना कर देते हैं। अब इसके बाद वहां सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है और वो उन सबको 3 दिन की मोहलत देकर चला जाता है कि अगर उन्होंने गांव खाली नहीं किया तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। अब फिर रात को करमवाली और मल्ली खाना खा रहे होते हैं और मारी आता है और करमवाली को कहता है कि जंगल के अंदर हाथी घुस गए हैं और सिर्फ करमवाली को ही उन्हें भगाने का तरीका आता है। अब मल्ली के कहने पर करमवाली उनके साथ चला जाता है, हालांकि वो वहां पर जाना नहीं चाहता था और उसने मल्ली के पेट को छूकर भी ये कहा था कि पल्ली देवी आने वाली हैं। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मल्ली कन्हई देवी की पूजा करती थी, तो उनका नाम यहाँ पर पल्ली देवी भी है। लेकिन ये वनिथरायन की एक चाल थी और जैसे ही करमवाली घर से दूर जाता है वैसे ही मल्ली के पास वनिथरायन आ जाता है और उस दिन रेड मून की नाइट थी। खैर वनिथरायन मल्ली के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मल्ली एक नाइफ से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वनिथरायन बड़ी बेरहमी से मल्ली के पेट पर लात मार देता है और उसे बहुत मारता पीटता है और वो उसके नाक की वो नोज पिन भी उखाड़ लेता है, जैसे वो हमेशा किया करता था, और बाद में उसका गला अपने पैर से दबाने लगता है। मल्ली कहती है कि वो वापस आएगी और उसको खत्म कर देगी, जिसके बाद वनिथरायन मल्ली को खत्म कर देता है। और करमवाली को इस बात का पता जंगल से चल गया था। वो घर जाता है और वो अपनी बहन को मरी हुई पाता है। खैर किताब के अंदर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो वो दोनों वापस आ जाते हैं, यानी कि उर्चवन ने इसके बाद कुछ नहीं लिखा था, जिसके चलते 2 चीज हो सकती हैं, या तो उर्चवन को भी मार दिया गया होगा या फिर उसने कहानी लिखनी छोड़ दी होगी। खैर अब घर पर जैस्मिन को एक आइडिया आता है और वो क्यूरियस होकर उर्चवन के बारे में पता लगाना चाहती थी। तो उसको याद आता है कि उसने काफी सारे तमिल राइटर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, तो वो उनमें से एक को कॉल करती है और इससे उसको पता चलता है कि उर्चवन अभी भी जिंदा है और उसका असली नाम कुछ और था और उसे उसका एड्रेस भी मिल जाता है। अब वहाँ हॉस्टल में मदन चोरी से वार्डन के ऑफिस से रूम नंबर 1013 की कीज चुराता है और अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और मदन खुद को फांसी लगाता हुआ देख पाता है, यानी कि वो खुद को खत्म होते हुए देख रहा था। अचानक से वो चिल्लाने लगता है, लेकिन बाहर आवाज तक नहीं जाती, तो बाहर वो अपना फोन एक स्टूडेंट की ओर फेंक देता है और वो स्टूडेंट आकर डोर ओपन करता है, जिसके बाद वो जैस्मिन का टेक्स्ट देखता है और वो दोनों ही अगले दिन उर्चवन के घर निकल जाते हैं। और उर्चवन वनिथरायन का नाम सुनते ही उनसे बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके हॉस्टल में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और उन्हें किताब की बाकी स्टोरी जाननी है। तो उर्चवन उनको कहानी सुनाता है कि जब मल्ली की मौत हो गई थी तो गांव के लोगों ने वहां पर उसकी समाधि बनाई और करमवाली जंगल में रहने अकेले चला गया था और वो सिर्फ पूर्णिमा की रात पल्ली जी के दर्शन करने के लिए गांव में आया करता। खैर जैसे पुलिस बोलकर गई थी 3 दिन हो चुके थे और वो गांव खाली करवाने आते हैं और साथ ही साथ वहां पर जो उनके ही गांव वाला आदमी था वो भी उनको मारता है और पुलिस भी उनको मारती है और उनकी जमीन अपने कब्जे में ले लेती है। अब बाकी लोग तो गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो कि मल्ली पर भरोसा किया करते थे और जंगल नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद ये आर्ट कॉलेज वहां पर बना था जहां पर मदन फिलहाल पढ़ रहा था। लेकिन उर्चवन ये बताता है कि बहुत सारे लोग वहां पर मरने लगे थे और कुछ ही समय के बाद में वनिथरायन बीमारी से मरने लगा
और वो अपने आखिरी दिन इस कॉलेज के अंदर बिताना चाहता था, लेकिन उसको ये भी नसीब नहीं हुआ और वो मारा गया। खैर इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और अब उनको ये पता चलता है कि स्टोरी में से उर्चवन और करमबाली ही जिंदा हैं। खैर इसके बाद मदन अपने हॉस्टल जाता है और अपने फ्रेंड अजय के बारे में पूछता है तो उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो बूढ़ा व्यक्ति बार बार इनको स्टार्टिंग में दिख रहा था वही यहाँ पर करमबाली है। अब वहां अजय स्कल्पचर रूम में होता है और तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो स्कल्पचर कार्व करने वाले एक शार्प टूल से खुद का ही गला काटने की कोशिश करता है और यहाँ पर मदन आकर उसको बचाता है, लेकिन इस चक्कर में अजय का सर टेबल में लगता है और वो कोमा में चला जाता है। अब अजय को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल गया था कि अजय कोमा में है। प्रिंसिपल मदन को डांटता है कि उसने तो ये कहा था कि अगर वो रूम चेंज कर दे तो ये घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर तभी मदन प्रिंसिपल और वार्डन को वनिथरायण वाली कहानी बताता है और कहता है कि इन सब का स्टूडेंट्स के खुदकुशी करने से कोई ना कोई संबंध है। खैर इसके अगले दिन मदन जंगल में करमबाली को ढूंढने लगता है और करमबाली उसको मिल भी जाता है। वो करमबाली से पूछता है कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, तो वो बताता है कि उसके दोस्त इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने वो जगह अपवित्र कर दी थी और वही तो मल्ली की समाधि थी, उसी के ऊपर ये कॉलेज बना और रूम नंबर 1013 वही है, यानी कि समाधि है मल्ली की। उसका ये कहना था कि मल्ली जब तक जमींदार को यानी कि वनिथरायण के पुनर्जन्म को नहीं मार देती तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। अब वहाँ उर्चवन के घर पर हम किसी को देखते हैं और वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और वो चीज वही माया आईना था जो कि उर्चवन के घर पर था। और जब वो आईने से कपड़ा हटाता है तो हम शॉकिंगली ये देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल है और वही वनिथरायण का पुनर्जन्म था। और इस चीज को बाहर से उर्चवन भी देख लेता है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे भागने नहीं देता और उसका भी गला अपने पैरों से दबाकर उसे मार देता है। और उसका पोता जिसको वो बार बार चीख चीख कर और बेल बजाकर बुला रहा था वो वहां पर वाहियात बाबा की कुछ कहानियों को देख रहा था। खैर इसके बाद मदन प्रिंसिपल को भी वो बात बताता है जो करमबाली ने उसको बताई थी कि उन्हें पहले मल्ली के पुनर्जन्म को ढूंढना होगा। अब रात को मदन को एक बात याद आती है कि जैस्मिन के हाथ पर एक टैटू है जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म, मौत और जन्म। और मदन को ऐसा लगता है कि शायद से जैस्मिन ही मल्ली का पुनर्जन्म होगा, तो वो ये बात प्रिंसिपल को बता देता है जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी। और प्रिंसिपल अपने ही स्टैचू को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था, बहुत ही मस्ती में था, यानी कि उसकी ये इच्छा तो पूरी हो गई थी कि वो अपना नाम आगे तक देखना चाहता था। खैर इसके बाद मदन जैस्मिन को लेकर प्रिंसिपल के घर आ जाता है और प्रिंसिपल जैस्मिन को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है और वो उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है और पिछले जन्म की बातें याद करने को कहता रहता है। खैर तभी मदन को बाहर फिर से तितली दिखाई देती है और वो दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल दरवाजा नहीं खोलता। खैर वो तितली उसे ऊपर की तरफ लेकर जाती है जहां पर वनिथरायण की सभी आर्ट्स और एंटीक्स वाली चीजें थी और वो माया आईना भी वहीं पर था। अब नीचे जैस्मिन बेहोश हो जाती है और प्रिंसिपल सोच में पड़ जाता है कि अगर ये मल्ली का रूप होता तो उसे अब तक सब कुछ याद आ जाता। खैर तभी मदन उस आईने से कपड़ा उठाता है और वो ये देखता है कि मल्ली का पुनर्जन्म जैस्मिन नहीं बल्कि वो खुद है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि पुनर्जन्म के अंदर आप कुछ भी बन सकते हो, लड़का, लड़की, चींटी, जानवर, कुछ भी। और मदन ही मल्ली का पुनर्जन्म था। इस बात को ऐसे पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज्यादा जानवरों से प्यार किया करता था, उसे नेचर से काफी ज्यादा प्यार था। एनीवेज अब प्रिंसिपल ऊपर आता है और उसको पता चल चुका था कि मदन ही मल्ली का पुनर्जन्म है और मदन को भी पता चल गया था कि प्रिंसिपल ही वनिथरायण है। अब प्रिंसिपल मदन को बहुत मारता है और आईने के अंदर हम ये देख पाते हैं कि वनिथरायण मल्ली को मार रहा है, जो कि मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। खैर फिर मदन के अंदर जो मल्ली है यानी कि उसका पुनर्जन्म की जो यादें होती हैं वो उसको उठकर वनिथरायण को खत्म करने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर मदन उठकर प्रिंसिपल को मारने लगता है और जो कमजोरी पिछले जन्म में उसके साथ थी यानी कि वो एक फीमेल थी, साथ ही साथ प्रेग्नेंट भी थी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है स्ट्रेंथ का। लेकिन इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं था, वो एक लड़का बनता है तो वो उठकर वनिथरायण को उसकी ही तलवार से खत्म कर देता है और इसी सेम सीन को हम आईने के अंदर भी देख पाते हैं। अब मल्ली इस चीज को देखकर काफी खुश होती है, यानी कि जो पुनर्जन्म की यादें थी वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली उसने अपना बदला पूरा कर लिया। जिसके बाद में मदन वहां से निकल जाता है और जैस्मिन भी जाग जाती है और तभी जैस्मिन को एक फोन आता है जो कि मदन के ही फ्रेंड का था। वो बताता है कि अजय को होश आ चुका है, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया था और अब ये खुदकुशी यहाँ पर नहीं होगी। अब इसके बाद हम मूवी के एंडिंग में मल्ली को जंगल के अंदर देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि वो मल्ली की जगह मदन होगा और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी या फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि ये जंगल बच गया था और एक हैवान से भी इस पूरे के पूरे कॉलेज को राहत मिल चुकी थी। और मुझे तो ये लगता है कि पक्का वो टीचर्स को और लेडीज को बहुत ही ज्यादा हैरेस करता होगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर सच्चाई की जीत हो गई। और
बूम, इसी के साथ में वनम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वनम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी, मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है। मानता हूँ कि हाँ, एंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, कुछ और चीजें ऐड करी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मूवी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए